2 दिसंबर 2019 की सुबह मुंबई के महिम बीच पर रोज़मर्रा की तरह कुछ लोग टहल रहे थे। तभी वहां पर टहल रहे व्यक्ति में से एक व्यक्ति की नज़र समुद्र के किनारे पड़े एक वाइट कलर के ब्रीफकेस पर पड़ती है, जो शायद से लहरों के साथ तैरकर किनारे पर आ गया था। वो उस बैग के पास जाता है, हिम्मत जुटाकर वो उस बैग को खोलता है और जैसे ही वो उस बैग को खोलता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत मुंबई पुलिस को कॉल करता है और कुछ देर के बाद मुंबई पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और उस बैग के अंदर पुलिस देखती है कि एक कटा हुआ पैर और एक कटा हुआ हाथ मौजूद है और उसके साथ में कुछ कपड़े भी हैं, यानी कि उस कटे हुए हाथ और पैर को उस कपड़े में लपेट कर जो है उस बैग में रखा गया था और उसको समुद्र में फेंका गया था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये जो कटा हुआ पैर और हाथ है ये आखिर किसका है और जो ये व्यक्ति है इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, यानी कि इसकी हत्या किसने की, कैसे की और कब की। तो पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग केस होने वाला था और यकीन मानिए आज का ये केस जानने के बाद आप भी ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाहे तो पाताल से भी कातिलों को खोज सकती है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो चलिए आज की इस वीडियो में इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस वक्त महिम बीच पर पुलिस को यह बैग मिल जाता है, सबसे पहले पुलिस क्या करती है, कुछ मछुआरों, कुछ गोताखोरों को बुलाया जाता है और आसपास का जो समुद्र का इलाका होता है उसमें एक छोटा सा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि पुलिस का मानना था कि अगर एक बैग यहाँ से मिला है जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं तो बाकी बॉडी पार्ट्स को भी आसपास ही फेंका गया होगा, जिसके चलते यहाँ पर मछुआरे और जो गोताखोर हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी उन्हें कोई ऐसा दूसरा बैग नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस जो है आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उस इलाके के, वहां पर जो है मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेती है कि पिछले 48 घंटों में क्या कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है, लेकिन यहां पर भी पुलिस के हाथ निराशा लगती है और कोई भी ऐसी मिसिंग रिपोर्ट आसपास के किसी भी थाने में नहीं लिखाई गई थी। अब पुलिस के लिए जो है इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब उसके बाद जो ये केस है कुछ समय के बाद ही क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है और क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले उस बैग और उसके अंदर से मिले सामान को बारीकी से एनालाइज किया जाता है। उसके अंदर जो हाथ और पैर का कटा हुआ टुकड़ा मिला था, जब उसकी फॉरेंसिक टीम जांच करती है तो ये मालूम चलता है कि इस व्यक्ति की जो हत्या है वो तकरीबन 3-4 दिन पहले की गई थी, यानी कि 2 दिसंबर को ये बैग मिला था, उस हिसाब से 26 या 27 नवंबर को इस व्यक्ति की हत्या हुई थी और सिर्फ पुलिस के पास यही एक क्लू होता है। उसके बाद पुलिस उस बैग में से निकले हुए कपड़ों को देखती है। उसमें दरअसल एक पैंट होती है, एक वाइट कलर की शर्ट होती है और एक रेड कलर का स्वेटर होता है। अब क्राइम ब्रांच जब इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है तो पैंट और स्वेटर से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो शर्ट होती है वाइट कलर की उस पर एक टैग लगा होता है। दरअसल जहां पर वो शर्ट सिलाई गई थी उस टेलर ने अपनी दुकान का टैग उस पर लगाया हुआ था और इस दुकान का नाम होता है एल्मो मेंसवियर, जो मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में स्थित थी। अब पुलिस बिना देरी किए उस दुकान पर जाती है, वो शर्ट वहां पर दिखाई जाती है और दुकानदार से पूछा जाता है कि इस शर्ट को सिलवाने तुम्हारे पास कौन आया था, इसका पता बताओ। अब जो वहां के टेलर होते हैं वो सबसे पहले अपनी डायरी उठाते हैं। दरअसल जब भी कोई कपड़े सिलवाने दुकान पे जाता है तो आपकी शर्ट या पैंट का एक छोटा सा पीस लेकर एक स्लिप बनाई जाती है जिस पर आपका नाम और आपका मेजरमेंट लिखी जाती है। अब काफ़ी ढूंढने के बाद जो है उस दुकान के टेलर को वो मिल जाता है, यानी कि बिल में जो है वो वाला शर्ट का पीस मिल जाता है और वहां से पता लग जाता है कि ये शर्ट किसकी है। लेकिन यहाँ पर भी केवल उस व्यक्ति का नाम ही मालूम चलता है, क्योंकि ना तो उस व्यक्ति का कोई मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर था और ना ही उसका एड्रेस रजिस्टर था। तो यहाँ से पुलिस को सबसे पहला सुराग मिलता है कि जिस व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स हैं उसका नाम है बेनेथ रेबेलो। अब केवल एक नाम के आधार पर किसी व्यक्ति को ढूंढना, वो भी मुंबई जैसे बड़े शहर में, इतना भी आसान नहीं था और इसके अलावा मुंबई पुलिस के पास कोई और क्लू भी नहीं था। तो मुंबई पुलिस सबसे पहले फेसबुक का सहारा लेती है और फेसबुक पर जो है बेनेथ रेबेलो नाम की आईडी को सर्च किया जाता है। अब इस नाम से हजारों आईडी फेसबुक पर होती हैं, उसी को जो है लगातार सर्च किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करने के बाद पुलिस को एक आईडी ऐसी मिलती है जिससे ये चीज़ें मैच हो रही थी। दरअसल उस सूटकेस में एक रेड कलर का स्वेटर भी मिला था और सेम ऐसा ही स्वेटर पहने एक बेनेथ रेबेलो नाम के व्यक्ति की फोटो एक प्रोफाइल पर मिल जाती है। अब ये एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने वाली बात ही थी, लेकिन पुलिस का जो तीर है वो निशाने पर यहाँ पे लग जाता है और ये वही व्यक्ति था जिसका वो स्वेटर था। अब उसकी आईडी को खंगाला जाता है। उसकी आईडी को खंगालने पर जो है उसकी आईडी में एक आई कार्ड मिलता है जिस पर उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस तुरंत उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती
करती है तो उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है। लेकिन जो एड्रेस उस आईडी पर लिखा हुआ था, पुलिस उस एड्रेस पर चली जाती है। ये एड्रेस था मुंबई के सेंटा क्रूज ईस्ट इलाके में। पुलिस वहां पर जाती है और जब उस घर को देखा जाता है तो वहां पर पुलिस को ताला लगा हुआ मिलता है। यहां पर भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगती है। फिर आस पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है और उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। फेसबुक पोस्ट दिखाई जाती है जिससे पड़ोसी वेरीफाई कर लेते हैं कि जिसकी आप पोस्ट दिखा रहे हो ये इसी का घर है। और पड़ोसी बताते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जो है ये व्यक्ति घर से गायब है, इसको देखा नहीं गया है। जब इसकी छानबीन की जाती है तो मालूम चलता है कि इस व्यक्ति की एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल है और वो भी पिछले 4-5 दिनों से गायब है, घर पर नहीं है। अब पुलिस को यहाँ पर भी कुछ हाथ नहीं लगता है, उस व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं मिलती है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब उसकी बेटी आराध्या पाटिल के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है तो पुलिस डिसाइड करती है कि वो अब इस घर के ताले को तोड़ के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। और पुलिस ऐसा ही करती है, घर के ताले को तोड़ा जाता है और घर में जाकर सामान वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब पुलिस को वहां पर कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा था क्योंकि सामान वहां पर बिखरा हुआ था, कुछ खून के छोटे मोटे धब्बे भी वहां पर देखने को मिले। उसके बाद पुलिस को डाउट हो जाता है कि जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं शायद यही वो व्यक्ति है। उसके बाद वहां पर पुलिस को एक डायरी मिलती है। दरअसल ये डायरी जो है उसी आराध्या पाटिल की होती है, यानी कि बेनेथ रिबेलो की बेटी आराध्या पाटिल की डायरी होती है। और उस डायरी में एक नोट लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर दीजिए, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने उसी को मार दिया। और यहीं से पुलिस को क्लू मिल जाता है कि हो ना हो इस व्यक्ति की जो हत्या है उसके पीछे इसकी बेटी का आराध्या पाटिल का हाथ हो सकता है। और पुलिस इसी एंगल में अपनी छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले आराध्या पाटिल के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है और वो ट्रेस करने पर घाटकोपर इलाके में दिखाई पड़ता है। पुलिस बिना देरी किए घाटकोपर इलाके में जाती है। आराध्या पाटिल को ढूंढ लिया जाता है। जैसे उससे पूछा जाता है कि वो अपने घर से गायब क्यों है और उसके फादर कहाँ हैं, जिनका जवाब आराध्या पाटिल ठीक से नहीं दे पाती है और वो कुछ ही देर में टूट जाती है, जिस पर वो बताती है कि मेरे पिता की हत्या मैंने ही की है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठ रहा था कि आखिर एक बेटी अपने पिता की हत्या क्यों करेगी। अब सारी कहानी के जो पत्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। आराध्या पाटिल पुलिस को बताती है कि उसकी उम्र अभी 19 साल है और आज से 4-5 साल पहले बेनेथ रिबेलो ने उन्हें गोद लिया था। बेनेथ रिबेलो की अगर हिस्ट्री की बात करें तो उनकी 2 शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही बीवी से वो अलग रहते थे। और कुछ दिन पहले यानी कि 3-4 साल पहले उन्होंने आराध्या पाटिल को गोद लिया था और बाकायदा उसके पेपर्स वगैरह भी बनवाए थे और उसका पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च जो है वो बेनेथ रिबेलो ही उठाया करते थे। उसके बाद आराध्या उन्हें बताती है कि कुछ दिनों तक तो उनका व्यवहार उसके प्रति बहुत ही सही था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला। दरअसल जो बेनेथ रिबेलो है ये पेशे से एक म्यूजिशियन थे, गिटार वगैरह या पियानो वगैरह ये बजाया करते थे। और जब इन्होंने इस लड़की को गोद लिया था उस टाइम इसकी उम्र थोड़ी कम थी, लेकिन जब ये 19 साल की हो जाती है तो कहीं ना कहीं बेनेथ रिबेलो की नज़र जो है वो खराब हो जाती है और वो इस आराध्या पाटिल को यौन उत्पीड़न दिया करते थे, यानी कि इसके साथ कुछ ऐसी हरकतें किया करते थे जो शायद एक बाप अपनी बेटी के साथ करने की कभी सोच भी नहीं सकता। और यही बात आराध्या पाटिल पुलिस को बताती है कि ऐसा लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी, किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। लेकिन एक बार जब मंदिर में पूजा के लिए गई थी, वहां पर उसकी मुलाकात एक 16 साल के लड़के से होती है, यानी कि वो आराध्या से 3 साल छोटा था। और उस लड़के के साथ नंबर एक्सचेंज होता है क्योंकि आराध्या को एक साथी की तलाश थी जो उस लड़के में उसे दिखता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब ये सारी बातें आराध्या अपने उस बॉयफ्रेंड को बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी सही करके रहूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग ठीक करेंगे और तुम्हारे इस पिता से मैं तुम्हारा पीछा छुड़ाऊंगा। और इसी के चलते 26 नवंबर 2019 को जब बेनेथ रिबेलो बाहर गए हुए थे तब वो जो लड़का होता है वो आराध्या के पास उसके घर आता है और वहीं पर ये बेनेथ रिबेलो को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं। जैसे ही बेनेथ रिबेलो 26 नवंबर की शाम को घर आता है ये उसके साथ झगड़ा करते हैं। जो आराध्या है उसको गाली गलौज करती है, जिस पर इनमें आपस में हाथापाई होती है। और इसी हाथापाई के चलते जो आराध्या होती है वो बेनेथ रिबेलो के सर पर भारी चीज से वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके मुंह में मॉस्किटो किलर को भर दिया जाता है। उसके बाद ये बेनेथ रिबेलो को मारकर उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको बाथरूम में डाल देते हैं, यानी कि पहले इन्होंने चाकू से उसको मारा और उसको बाथरूम में डाल दिया ताकि पूरा खून निकल जाए। और फिर अगले दिन ये मार्केट जाते हैं, मार्केट से ये कुछ बड़े हथियार जैसे कि बड़े चाकू या फिर ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं और उसके बॉडी के कई सारे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग बैग में पैक करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है। और ये पूरी बातें जो आराध्या पाटिल ने पुलिस को बताई, इसके बाद जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जो बैग यहाँ पर महीम बीच से मिला था उसमें जो शरीर के टुकड़े
मिले थे वो भी बैनत रेबेलो के ही थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर उस दिन उस ब्रीफ केस में वो शर्ट ना होती और उस शर्ट पर वो टैग ना लगा होता तो शायद कातिल का कभी पता ही ना चलता। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कत्ल करते वक्त कातिल कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और उस टैग के मिलने के कारण ही जो है इस केस का खुलासा हुआ। उसके बाद आराध्या पाटिल क्योंकि बालिग थी, 19 साल की थी, उसको सज़ा होती है। साथ में उसके बॉयफ्रेंड जो नाबालिग था उसको भी यहाँ पर जो है बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और इस तरह से कातिलों को पकड़ा जाता है।